साथियों, सामाजिक न्याय एक विचार के रूप में एक ऐसी अवधारणा पर आधारित है जिसमें यह माना गया है कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, परंपराएं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को कम से कम इतने न्यूनतम संसाधन तो उपलब्ध होने ही चाहिए कि वह उत्तम जीवन का जो सपना है वो अपने जीवन में साकार करने का प्रयास कर सके। अर्थात ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के पास तो इतना पैसा है कि वह ऐश की पार्टियों में करोड़ों रुपया खर्च कर दे, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हों जो दिन भर 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करें, फिर भी शाम को उन्हें भूखा सोना पड़े। अगर ऐसा विकास है तो वह सामाजिक न्याय की परिभाषा में नहीं आता है। सामाजिक न्याय के साथ विकास कैसा होना चाहिए, उसका क्या संबंध है विकास के साथ, इसको मैं 3 पॉइंट में समझाने का प्रयास करूंगा। हम अक्सर शहरों में देखते हैं, जब खासतौर पर किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहां छोटी बड़ी कारियां सड़कों पर दौड़ती ही मिलती, तो हमें लगता है कि यह शहर विकास कर रहा है, अर्थात हमारा देश विकास कर रहा है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी छोटी बड़ी कारों के निर्माण के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम जनता के उपयोग में लाई जाने वाली बसों के निर्माण करने के लिए होनी चाहिए। क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा बनाई हुई इन गाड़ियों के, इन कारों का उपयोग करने की हैसियत इस देश की 80% जनता की नहीं है। वह तो रोज बसों में ही सफर करती है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी इस 80% जनसंख्या के उपयोग में लाए जाने वाले यातायात के साधनों के रूप में अच्छी बसों के निर्माण के लिए होनी चाहिए। इसी प्रकार हम जब शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है शहर विकास कर रहा है। लेकिन जब वहीं पर उसी शहर में झोपड़पट्टी में रहते हुए लोगों को देखते हैं, उनकी ऐसी दशा देखते हैं कि जिसमें अपार्टमेंट ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग जाने में से भी कतराएं, और कभी मजबूरी में जाना पड़े तो मुंह पर रुमाल, नाक पर रुमाल रखना पड़े, तो हम सोचिए कि क्या इस विकास को विकास कहा जाएगा? सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह विकास नहीं है, यह दोहरापन है, और सरकार को इस दोहरेपन को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं, हमें कोई आपत्ति भी नहीं कि जिनके पास पैसा है वो अच्छे घरों में रहें, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो गरीब वर्ग है उनके पास भी ऐसे मकान तो हों, भले ही छोटे हों, लेकिन ऐसे मकान हों जहां पर वो रहकर इंसान होने का एहसास कर सकें, जहां पर रहकर वो अपने बच्चों को बड़ा आदमी, अच्छी जिंदगी जीने का सपना दिखा सकें और उस सपने में भरपूर सहयोग करने का प्रयास कर सकें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसी को सामाजिक न्याय के साथ विकास कहा जाता है। सामाजिक न्याय के विकास के साथ दूसरा मुद्दा शिक्षा का है। साथियों, जब देश का विकास हुआ, देश की आजादी हुई, तो उस समय प्राथमिक शिक्षा में दोहरी शिक्षा नीति अपनाई गई। एक तरफ आम जनता के बच्चों के लिए खस्ताहाल सरकारी स्कूल, वहीं अमीर वर्ग के बच्चों के लिए सुविधा संपन्न पब्लिक स्कूल। लेकिन फिर भी एक तसल्ली थी कि उस शिक्षा के संस्थान सरकारी नियंत्रण में थे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब सरकारी नियंत्रण में थे। लेकिन पिछले 30 वर्षों में, 28 वर्षों में, जब से उदारीकरण लागू हुआ है, इतनी तेजी से प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा के उच्च संस्थान खुले हैं कि सरकारी क्षेत्र के जो स्कूल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, अच्छे IIM हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, वो बढ़ती हुई जनसंख्या जो गरीब छात्रों की उनको वहन करने के काबिल नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल कॉलेजों के जो डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, उन तकनीकी संस्थानों की फीस उठाने की क्षमता इन बच्चों के माँ बाप की नहीं है। तो ये दोहरापन
सरकार को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये देश की 80% जनसंख्या के साथ नाइंसाफी है। किसी देश की यदि बहुसंख्यक जनता अशिक्षित है, गरीब है, तो सरकार के पास उसको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए दो ही उपाय हैं। एक तो ये उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे और उस शिक्षा के अनुरूप उस समाज के बच्चों को रोजगार दे। लेकिन जब शिक्षा ही समाज के गरीब समाज के बच्चों को उपलब्ध नहीं होगी तो वह रोजगार कहां से पाएगा। इसलिए सामाजिक न्याय का तकाजा यह है कि समान शिक्षा देश में लागू होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज का स्तर एक सा होना चाहिए, एक सी सुविधाओं के साथ ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अर्थात जो शिक्षा पूंजीपतियों के बच्चे लें, वही उन्हीं सुविधाओं के साथ गरीब बच्चों के लिए वही शिक्षा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यही सामाजिक न्याय का सिद्धांत है और तभी समाज का विकास, समग्र विकास हो सकता है। इसी प्रकार साथियों, तीसरा जो सामाजिक न्याय का मूल मंत्र है वह है स्वास्थ्य सेवा। एक तरफ हम देखते हैं सरकारी अस्पताल जहां पर खस्ताहाल इमारतें हैं, डॉक्टर हैं तो दूसरा स्टाफ नहीं है, अगर दूसरा स्टाफ है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर स्टाफ सब है तो दवाइयाँ नहीं है, उपकरण नहीं है। तो वहीं पर एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पताल हैं। लेकिन देश की 80% जनसंख्या, क्या आप सोच सकते हैं कि वह इन बड़े अस्पतालों में जा सकती है? तो ये भी सामाजिक न्याय के साथ अगर देश का विकास करना है तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी से अच्छी आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराए। ऐसा ना हो कि बड़े अस्पतालों में पूंजीपतियों के लोग तो स्वास्थ्य लाभ करने के नाम पर ऐश की जिंदगी बिताने के लिए चले जाएं, वही आम जनता के लोगों को अच्छी चिकित्सा ना मिल पाए और वह मौत के मुंह में चले जाएं। तो कहने का अर्थ है साथियों, सामाजिक न्याय के साथ विकास का अर्थ यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम से कम होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि यह खाई पूरी तरह कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन यह खाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ अमीर वर्ग हर प्रकार की सुविधा से संपन्न हो, विलासिता का जीवन जिए, और वहीं समाज का एक ऐसा बड़ा हिस्सा हो जो कि इस देश में 50% से भी ज्यादा है, 40% तो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, 45% कुपोषण की जिंदगी जी रहा है। ऐसा बड़ा वर्ग अगर समाज में है तो आप सोचिए कि वह विकास अधूरा है और देश के साथ वो अन्याय है। और अगर सरकार ऐसे विकास के साथ खड़ी है तो वो सरकार समाज के साथ नहीं खड़ी है, देश के साथ नहीं खड़ी है, वो देश के साथ गद्दारी है। देश के साथ देशभक्ति तभी होगी जब वह सबका विकास लेकर चले, और सबका विकास और सबका साथ तभी हो सकता है जब विकास की सुविधाएं इस देश के आम आदमी तक पहुंचे। साथियों, सामाजिक न्याय का यही मुख्य तकाजा है। लेकिन सामाजिक न्याय की बात हम जब कहते हैं तो अक्सर आरक्षण का मुद्दा भी आ जाता है, और बहुत से लोग तो सामाजिक न्याय को और आरक्षण को ही एक दूसरे का पर्यायवाची मान लेते हैं। इस मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं बताना चाहता हूं कि आरक्षण को सामाजिक न्याय से क्यों जोड़ा जाता है। क्योंकि इस देश में जो गरीबी है, जो वंचित वर्ग है, उसके इन हालातों के लिए जिम्मेदार यदि कोई संस्था है तो वह जाति है। आज यदि इस देश का एक बड़ा हिस्सा गरीब है, जैसे कि SC ST कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, तो वह इसलिए गरीब नहीं है कि उसके बाप दादा, उसके पूर्वज निकम्मे थे, कामचोर थे, और उन्होंने पैसा कमा के नहीं रखा अपने वंशजों के लिए। वह आज गरीब, वह समाज आज गरीब इसलिए है क्योंकि उनके दादा परदादाओं को, उनके पूर्वजों को अपने मन मर्जी की शिक्षा प्राप्त करने नहीं दी गई, अपने मन मर्जी के काम करने के अवसर
नहीं दिए गए, उन अपना कौशल विकास करने का अवसर नहीं दिए गए, उल्टे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए परंपराओं के नाम पर, धार्मिक परंपराओं के नाम पर, धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें तो गुलामी करनी है। और जब वो गुलामी करते रहे, अपने कौशल का सारा पैसा पूंजीपतियों को हवाले करते रहे, तो उनके बच्चों की दशा तो यही होगी। जैसे कि बढ़ई का काम लकड़ी का फर्नीचर बनाना था, कुम्हार का काम मिट्टी के बर्तन बनाना था, लेकिन उन बर्तनों को, उन लकड़ी के वस्तुओं को बेचने का काम व्यवसायी का था, व्यवसायी वर्ग का था, वैश्य वर्ग का था। मतलब कि जो मुनाफा जब कमाने का नंबर आए, वो उस समय जो इस देश का बहुसंख्यक मूल निवासी वर्ग था, जिसे कि आज पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उनको ये मुनाफा कमाने का अवसर नहीं मिलता था। धर्म की परंपराओं के नाम पर वो अवसर उनसे छीन लिए जाते थे। इसलिए आज उस बहुजन समाज के बच्चे जो है, आज की पीढ़ी गरीब है। आज अगर बहुजन समाज गरीब है तो इसलिए नहीं कि उसके दादा परदादा कामचोर थे, उन्होंने काम चोरी करी और पैसा नहीं कमा पाए। उन्हें पैसा कमाने का अवसर ही नहीं दिया गया, अपना कौशल दिखाने का अवसर नहीं दिया गया, उचित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया गया। सारे उनके ऊपर जितने प्रतिबंध धर्म के नाम पे लगा सकते थे, वो सारे प्रतिबंध लगाए गए। इसके वजह से ये गरीबी है। इसलिए इन प्रतिबंधों का नाम जाति था, तो इसलिए जाति ही इस गरीबी का मुख्य कारण है। लेकिन साथियों, पहले जाति गरीबी का कारण रही, इसका मतलब नहीं आज भी कि आज वो उसका प्रासंगिकता खत्म हो गई है। आज भी मनुष्य के विकास का आधार उसकी जाति है। आप पढ़ लिख जाएं, समाज में कोई नौकरी करने जाएं, कोई व्यवसाय करने जाएं, तो जीवन को सफल बनाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, समाज के ठेकेदारों से कितना सहयोग मिलेगा, समाज में उच्च पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों से कितना सहयोग मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस जाति की हैं। इसलिए इस देश का जो वंचित वर्ग है, SC ST OBC, उसे विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, विभिन्न जगहों पर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। और जब तक जाति उनके विकास में बाधा है, वह अवरोध दूर नहीं होता, तब तक ये आरक्षण व्यवस्था चलती रहेगी, कोई इसको हटा नहीं सकता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सामाजिक न्याय आरक्षण का ही दूसरा नाम नहीं है। अक्सर लोग ये सोच बैठते हैं कि आरक्षण और सामाजिक न्याय एक बात है। आरक्षण, सामाजिक न्याय और आरक्षण एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। सामाजिक न्याय का एक हिस्सा, एक साधन है आरक्षण। सामाजिक न्याय समाज को देने का, समाज के साथ सामाजिक न्याय करने का एक साधन, एक उपकरण, एक आरक्षण व्यवस्था है। लेकिन इस देश की जब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती हो, गरीबी रेखा के नीचे रहने का मतलब कि जब वो आदमी सुबह उठता है, उसे यह नहीं मालूम होगा कि दोपहर का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब दोपहर का खाना मिलता है तो उसे यह नहीं मालूम कि रात का खाना उसे भरपेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या भूखे पेट सोना होगा। अगर ऐसी जनसंख्या देश की 40% है, तो सोचिए कि सामाजिक न्याय का अर्थ आरक्षण नहीं है, क्योंकि ये जनसंख्या तो नौकरी के बारे में सोच ही नहीं सकती। उसे तो अपने पेट भरने की चिंता रहती है, अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर ले, वो दिन भर इसी मेहनत में लगा रहता है। वो कभी सोच ही नहीं सकता कि अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए भेजेगा और उस समय आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी जनसंख्या को, ऐसे समाज को इस दर्दनाक हालात से बाहर निकालने का काम भी सामाजिक न्याय कहलाता है। और यदि सरकार ये काम नहीं करती है, ऐसे समाज को ऐसी दशा में छोड़ देती है, तो वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आज भी इस देश का 45% हिस्सा, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार, कुपोषण की जिंदगी जी रहा है। और जब तक देश का एक भी परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, जब तक देश का एक भी परिवार कुपोषण की जिंदगी जी रहा है, तब तक देश के विकास के साथ सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता बनी रहेगी।
लेकिन साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार कोरोना महामारी के दौर में सामाजिक न्याय के मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया है, निजीकरण के तहत सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया बेचने की तैयारी हो रही है, रेलवे बेचने की तैयारी हो रही है, विभिन्न रूट पर प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है 150 रूट पर, और फायदा कमाने वाले जो देश के नवरत्न कहलाने वाली कंपनियां थी उनको बेचा जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिसे गरीब कहें, वंचित कहें या SC ST OBC कहें, क्योंकि गरीब समाज में 90% हिस्सा इन्हीं का है, दूसरे समाज के भी लोग आ जाते हैं लेकिन 90% हिस्सा इन्हीं का है। ये समाज के इस 90% समाज के हितों के विपरीत है ये निजीकरण की प्रक्रिया। इसलिए सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए अगर हमें सरकार पर दबाव बनाना है तो हमें निजीकरण के विरुद्ध आवाज उठानी होगी। हमें जो देश के वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, उसके लिए तो संघर्ष करना है कि वह कमजोर सरकार ना कर पाए, न्यायपालिका ना कर पाए, लेकिन देश का वो हिस्सा जो गरीबी में रह रहा है, जो अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पा रहा है, उनको नौकरी के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता, उसको भी अच्छी जिंदगी दी जा सके, इसके लिए भी हम लोगों को संघर्षरत होना होगा। और उसके लिए हमें निजीकरण का विरोध करना होगा। हमें जो सरकारी उपक्रम है, जो देश के का विकास में आज तक अहम रोल अपनाए हैं, जहां से आरक्षण के आधार पर वंचित वर्ग को भी नौकरियां मिलती रही हैं, उन उपक्रमों को बचाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। सरकार के ऊपर हमें दबाव डालने के लिए जनमत बनाना होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय का मुद्दा इस देश की आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मुद्दा वो है जिसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का जो न्याय का संघर्ष है वो आधारित है, राम और लोहिया का जो संघर्ष है वो आधारित है। जितने भी जितने भी मौलिक अधिकार हैं या जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार हैं, उन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे को हमें जिंदा रखना होगा और सरकार को हमें मजबूर करना होगा कि भाई विकास की जो दौड़ में इतनी तेजी से भाग रही है, वो सामाजिक न्याय के मुद्दे के साथ उस विकास को अपनाए। क्योंकि अगर सामाजिक न्याय के मुद्दे को दरकिनार करके अगर विकास को अपनाया गया तो वह देश के कुछ पूंजीपतियों का विकास होगा, आम जनता विकास की इस दौड़ में पीछे रह जाएगी और उसका सबसे बड़ा खामियाजा इस देश के बहुजन SC ST OBC को होगा। इस बात के लिए हमें तैयार रहना होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी साथियों को जय भीम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भारत।